वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ एसके ट्यूशन क्लासेस। हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियसली जो वीडियोस है उसमें समझाया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कवर कर लिया है। हम लोगों ने इसके जो प्रीवियस वीडियो थी, दैट इज सेकेंड वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें समझा था कि प्राइमरी डेटा के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स में 2 मेथड्स मैंने आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। एक मेथड आपका पेंडिंग था जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। हम लोग आते हैं इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में आपका जो चैप्टर 1 है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके कुछ लास्ट टॉपिक्स बाकी है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। द टॉपिक्स आर फर्स्टली क्वेश्चनर और उसके मैथड्स। क्वेश्चनर क्या होता है और उसके कौन कौन से मैथड्स हैं, मतलब सब मैथड्स क्या है वो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर। क्वेश्चनर बनता है तो उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक आइडियल क्वेश्चनर होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। और लास्ट है आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के सेकेंडरी डेटा आपको कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है? अब देखो, क्वेश्चनर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चनर के हिसाब से आपके माइंड में कुछ आएगा। क्वेश्चनर मीन्स क्या यार, हमको क्वेश्चंस तो पता है क्या होता है। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चनर क्या होता है? वो पूरी एक लिस्ट होती है, जो भी आपका रिसर्च है, रिसर्च के बेसिस पे जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बेसिस पे आपको वो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और उस बेसिस पे डेटा कलेक्ट होगा। अब वो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनर। तो हम लोग उसको, जो आपका मीनिंग है वो पढ़ेंगे। Meaning is a list of logical questions arranged in a proper sequence। एक तो प्रॉपर सीक्वेंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किस बेसिस पे आपका वो टाइटल वगैरह होगा, उसके बेसिस पे आपका जो भी क्वेश्चन है, तो एक लॉजिकल वे में क्वेश्चन पूरा का पूरा किया जाएगा। रिकॉर्ड मतलब पूरा एक फॉर्म, जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी, विच आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपका रिसर्च का टॉपिक है उसके बेसिस पे आपका जो भी स्टडी है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। देयर इज स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस वेयर द आंसर्स आर टू बी रिटन। आपको पता है कि आप स्कूल में जैसे बचपन में स्टूडेंट्स लिखते थे ना, कि आपको ऊपर क्वेश्चन दे देते थे और नीचे आप एक लाइन छोड़ देते थे, वहाँ पे आपको आंसर्स लिखना है। पहले आंसर शीट्स नहीं होती थी, आप जब सेकेंड थर्ड में पढ़ते थे तब तो आपको आंसर शीट्स नहीं होती थी, आपको क्वेश्चन के बीच में ही आंसर लिख देना था। मॉक टेस्ट वगैरह होती थी। तो वैसे ही जस्ट लाइक दैट कि आपको एक क्वेश्चनर दिया जाएगा, आपको वो फिलअप करके देना है और उसके बेसिस पे सब धीरे धीरे जितने भी जो रिसर्च चल रहा है और उसके रिलेटेड जो पीपल है, जिससे क्वेश्चनर कलेक्ट किया जा रहा है, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो लोग उसमें फिलअप करके दे देंगे। दिस मैथड इज नोन एज क्वेश्चनर मैथड। और जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चनर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव सेलेक्टेड कि यार ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर ज़्यादा चलता है कि जो लाइव रिटेल स्टोर होता है, फिजिकल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो ज़्यादा चलता है। तो उसके बेसिस पे अगर एक ये रिसर्च का टॉपिक है, इसके बेसिस पे अगर रिसर्च हो रहा है मार्केट में और आपने क्या किया, आपने क्वेश्चनर बना के फॉरवर्ड कर दिया, कैसे भी कोई भी वे में वो आप पढ़ोगे कि किस किस तरह से हो सकता है, बट आपने वो फॉरवर्ड कर दिया एंड उसके आपको उसके बेसिस पे लोगों ने, जो लोग परचेस कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन परचेस कर रहा है ग्रॉसरी, ग्रोफर्स वगैरह से या बिग बास्केट से, या तो कोई रिटेल स्टोर से परचेस कर रहा है, तो वो लोग उसके बेसिस पे उनका पूरा डेटा वो लोग बताएंगे, आपको क्वेश्चनर फिलअप करके देंगे। तो आपको उसके बेसिस पे एनालिसिस करना है कि ज़्यादा कौन सा बेटर है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर ऑनलाइन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ऑफलाइन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप इस बेसिस पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चनर का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चनर के लिए आपके टोटल ही 3 मेथड है, इसमें 2 ही मैंशनड है टेक्स्ट बुक में, मतलब आपकी, बट मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है और वो मेथड बहुत मॉडर्नाइज मेथड है और आपको वो समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। जैसे टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड होती जा रही है, आपको भी फॉरवर्ड होना है। तो आप अभी मॉडर्नाइज मेथड भी, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैंने इधर मेंशन किया है, तो वो भी आप लोग समझोगे। देखो, फर्स्ट मेथड है बाय पोस्ट, कि क्वेश्चनर सीधा पोस्ट कर दिया, सामने जो भी है पर्सन, उसने वो क्वेश्चनर फिलअप करके आपको वापस पोस्ट के थ्रू रिटर्न कर दिया। या तो बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर मतलब
डायरेक्टली वो लोग आपको एक कोई पर्सन भेज रहे, वो सबसे क्वेश्चनर फिलअप करवा रहे, इन्वेस्टिगेटर कोई भी एक पर्सन अपॉइंट करके या कोई भी ऑफिसर्स अपॉइंट करके, और वो क्वेश्चनर्स जो उनको है वो रोटेट कर देते जस्ट लाइक फॉर्म्स, और वो उनसे फिलअप करवा के एंड देन ले लेते हैं। ये आपके दो मेथड जो आपके टेक्स्ट बुक में मैंशनड है, और एक जो मॉडर्नाइज मेथड है दैट इज़ बाय गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गूगल फॉर्म्स। ये बहुत अच्छा है, बहुत ईजीएस्ट वे है, और बहुत लेस कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि आपने गूगल पे एक फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म्स में आपने पूरा एक क्वेश्चनर बनाया, आपने उसको उसकी लिंक ली, उसकी लिंक आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की, फेसबुक पे फॉरवर्ड की, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड की, व्हाट्सएप पे स्टोरी रख दी, तो उसके बेसिस पे जो जो वो लिंक को क्लिक करते हैं उनके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म वो लोग ऑन द स्पॉट फिलअप कर देते हैं। तो दैट दिस इज ईजीएस्ट वे। तो ये मॉडर्नाइज वे है। तो हम लोग जो बाय पोस्ट और बाय एन्यूमरेटर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपका ये मॉडर्नाइज कंसेप्ट जो है वो है बाय गूगल फॉर्म्स। सो हम लोग आते हैं आपके जो मेथड है उस पर, दैट इज़ बाय पोस्ट, क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अब देखो क्वेश्चनर बाय पोस्ट मीन्स क्या। क्वेश्चनर बन गया, जो भी रिसर्च है उसके बेसिस पे क्वेश्चनर बन गया। अब वो क्वेश्चनर क्या हुआ, जिस जिस पर्सन को भेजना था उस पर्सन को, जिस जिस से डेटा कलेक्ट करना है उस पर्सन को पोस्ट कर दिया। अब वो पोस्ट करके उनके पास पहुंच गया, उनको वो चीज़ टाइम ड्यूरेशन दिया होगा कि ये टाइम तक आपको कंप्लीट करके दे देना है, तो वो टाइम पे वो लोग कंप्लीट करके और भेज देंगे। तो ये क्वेश्चनर by post means a questionnaire is prepared to be sent to the population or sample for the collection of data by post, in which मैंने आपको ये बता दिया कि by post भेजा जाता है, in which everything related to the address of the person, एड्रेस क्या है पर्सन का वो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सब आप पोस्ट में किसी को भी कुछ भी पोस्ट भेजते हो तो सामने एड्रेस लिखते हो, सामने पर्सन का नाम लिखते हो, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखते हो, और कब क्वेश्चनर को रिटर्न करना है वो आप मेंशन करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अब ये क्वेश्चनर बाय पोस्ट के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम लोग पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में आपका फर्स्ट है यूजफुल फॉर वाइडर फील्ड। वाइडर फील्ड में तब बहुत बड़ा फील्ड हो ना, तो आप अलग अलग जगह कहीं भी आपको पोस्ट करना हो तो दैट कैन बी ईजी। टाइम कंज्यूमिंग है बट दैट कैन बी ईजी, तो आप वो कर सकते हो। यूजफुल फॉर वाइडर फील्ड मतलब बहुत अच्छे एरिया में आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लेस कॉस्टली कंपैरेटिवली। पोस्ट में स्टैम्प का खर्चा कितना, और आप क्वेश्चनर बना रहे हो वो तो आपका एक ही बार क्वेश्चनर बन गया, उसके बाद तो उसकी ज़ेरॉक्स चाहिए आपको, तो उसमें भी इतना कुछ कॉस्टली ज़्यादा रहता नहीं है। सिंपल एंड हेल्पफुल फॉर मोर डेटा, अगर ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत सिंपल है, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में बैठे और ऑफिस से ही आपने सबको पोस्ट कर दिया, और उसके बेसिस पे भी वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे डेटा, मतलब क्वेश्चनर्स फिलअप करके, तो आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ सूटेबल फॉर एरिया वेयर पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब बहुत सारी एरियाज ऐसी होती है जहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से फिर सब कुछ इतना अरेंज करना, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। कहीं कहीं ऐसे कोई एरियाज़ ऐसी होती है जहाँ आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं है, बट पोस्ट तो हर जगह पहुँच ही जाता है। तो आप वो सब एरिया जहाँ ऐसे पर्सनली कांटेक्ट डिफ़िकल्ट है वहाँ कर सकते हो। अब जैसे ये चार उसके एडवांटेजेस है, वैसे ही उसके डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में पहला है इलिटरेसी। अगर आप कोई ऐसे पर्सन को भेज रहे हो जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, इंडिया में इलिटरेसी का रेशियो बहुत हाई है, तो इलिटरेट अगर कोई ऐसे पर्सन को भेज रहे हो जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, या तो सामने वाला कोई पर्सन है जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाता है, आपने इंग्लिश में ही पूरा का पूरा बना के दे दिया और उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्वेश्चनर फिलअप ही नहीं करके दे सकेगा। सो एक इलिटरेसी एक इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जो आप कभी भी क्वेश्चनर्स भेजते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको है ना भेजता तो है, रिटर्न कर तो रहा है क्वेश्चनर, बट वो हाफ क्वेश्चनर फिलअप करके देता है। हाफ इन द सेंस अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो उसने 12-13 अटैम्प्ट किए होंगे, कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं रहा है कि भाई उसको मार्क्स मिलने वाली है तो उसको फुली अटैम्प्ट करना है। उसने 12-13 वॉलेंट्री 12-13 अटैम्प्ट किए होंगे और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन है या 7-8 क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया होगा।
कुछ कोई भी रीज़न से, चाहे वो पर्सनल रीज़न हो या कुछ ऐसा हो, या उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या उसको उसका आंसर नहीं देना है, तो वो उसको छोड़ दिया। तो एक ये प्रॉब्लमेटिक है। जो आपका क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर में यही एडवांटेज हो जाता है, एन्यूमरेटर गया, उसने हर एक क्वेश्चन फिलअप करवा के आएगा वो, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका है टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चनर बाय पोस्ट है, एक एक पोस्ट भेजो, कब आपका वो रिटर्न आएगा, कब पूरा डेटा को आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको प्रेजेंट, एक पूरा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बनाओगे टेबल बेसिस पे, दैन उसको एनालाइज करोगे, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। एंड द लास्ट लैक ऑफ असिस्टेंस। लैक ऑफ असिस्टेंस मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन कुछ पूछा हो और सामने वाला समझ कुछ लेता है। आपने पूछा हो क्वेश्चन कुछ, सामने वाला उनका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रहता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होने के हिसाब से तो वो आपको कुछ अलग आंसर लिख के भेज देते हैं। तो उस टाइम ऐसे सब चीज़ों के हिसाब से क्वेश्चनर बाय पोस्ट कभी कभार डिसएडवांटेज भी हो सकता है उसका। तो आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये थे। नेक्स्ट हम मेथड पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर मतलब आपका अपॉइंट किया हुआ कोई भी, इन्वेस्टिगेटर का अपॉइंट किया हुआ कोई भी पर्सन जो पूरा डेटा कलेक्ट करके दे रहा है। अब इन्यूमरेटर क्या करेगा, वो पर्सनली जाएगा, जो भी जिससे भी डेटा कलेक्ट करवाना है उनके पास पर्सनली जाएगा, उनसे एक एक डेटा कलेक्ट करेगा और वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन करके और टोटली कलेक्ट करके आपको सबमिट कर देगा। तो द मेथड इन विच इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द फील्ड, कलेक्ट द डेटा बाय फिलिंग द क्वेश्चनर फ्रॉम द पीपल हु आर रिलेटेड टू द स्टडी। वो गया, उसने कलेक्ट किया डेटा, उसने क्वेश्चनर्स दिए, उसने जो भी क्वेश्चनर्स थे वो पूरे फिल करवाए और वो लेके आया। अब इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एन्यूमरेटर गया तो कोई क्वेश्चन में अगर सामने जो पर्सन है उसको डाउट है कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है या ये क्वेश्चन किस बेसिस पे है, तो वो उसमें बता सकता है कि हाँ एन्यूमरेटर उसके पास ही है, तो वो बता सकता है और उसके जो भी डाउट्स है वो ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर ज़्यादा हम बोल सकते हैं रिलायबल है कंपैरेटिव टू क्वेश्चनर बाय पोस्ट। इट इज़ जस्ट लाइक डायरेक्ट इंक्वायरी। जैसे हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी में खुद जाके बात करते हैं, इसकी जगह हम क्वेश्चनर दे रहे हैं, बट इन दिस क्वेश्चनर टू बी फिल्ड बाय द पीपल। अब इसके भी एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो एडवांटेजेस में आपका पहला है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, कंप्लीट करेक्ट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा, वो पूरा है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इवन फ्रॉम इलिटरेट। अगर इलिटरेट पर्सन होगा उसको पूछ के एन्यूमरेटर खुद भी भर सकता है ना फॉर्म, उससे पूछ लेगा, एटलीस्ट सामने वाला बता तो सकेगा ना। वो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, पर बता तो सकता है ना, तो एन्यूमरेटर खुद वो फॉर्म फिलअप कर देगा, वो पूरा पर्सन से डिटेल लेके, तो आप लोग का वो हो जाएगा। देन मोर रिलायबल। ऑब्वियसली आप खुद जा रहे हो, एक एक डेटा कलेक्ट कर रहे हो प्रॉपरली है, तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। एंड फुलफिल्ड क्वेश्चनर। आपके पास जो क्वेश्चनर्स आएंगे वो पूरे के पूरे भरे हुए होंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस खाली होंगे कुछ क्वेश्चंस फिलअप होंगे, सबके सब क्वेश्चंस प्रॉपर बेसिस पे फिलअप होंगे। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, तो डिसएडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे वो टाइम कंज्यूमिंग है वैसे ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक एन्यूमरेटर गया, एक एक प्लेस पे गए जाएगा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो पर्सन उस टाइम उसको अवेलेबल नहीं मिला तो उसको 2-3 बार जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसकी डिसएडवांटेज है ये मेथड के लिए। तो बहुत बार ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एन्यूमरेटर्स। अब आपके एन्यूमरेटर्स जो है वो आपको डायरेक्टली तो मिल नहीं जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉस्टली होगा। देन उनको सब कुछ समझाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें। और ईजिली अवेलेबल नहीं होते एन्यूमरेटर्स, वो लोग भी कोई फ्री ऐसे ही घूमते फिरते को आप एन्यूमरेटर नहीं बना सकते हो, उसके लिए भी कुछ नॉलेज चाहिए उस चीज़ का। ज़्यादा कॉस्टली कंपैरिजन करोगे तो पोस्ट में तो आप कुछ किसी को भी भेज दोगे तो वो आपका पोस्टल स्टैम्प जो 1-2 रुपये का खर्चा होगा, 5 रुपये का खर्चा होगा। जबकि आप एन्यूमरेटर को भेजोगे तो एन्यूमरेटर का पर डे का जो भी चार्जेस होता है या वीकली चार्जेस होता है तो वो चार्ज करेगा, तो वो एक ज़्यादा कॉस्टली है। एंड द सेकेंड लास्ट इज डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत बार क्या होता है कि 3-3, 4-4 बार जाने के बाद भी डेटा नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। न्यूमरेटर भी कंटाल जाएगा, यार मैं 4 बार तो उसके पास होके आया,
पर ये बंदा मिलता ही नहीं मुझे उस टाइम पे, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका ये था पूरा का पूरा क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर का एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर। क्वेश्चनर बना रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किस वे में बनाओगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है क्वेश्चनर बनाने के टाइम पे। द फर्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट टाइटल। आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च स्टडी है उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर टाइटल देना है, कि सामने वाला टाइटल पढ़े ना उससे ही समझ आना चाहिए कि किस बेसिस पे रिसर्च हो रहा है या किस बेसिस पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है स्टडी का। तो आपका एक तो अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो मिनिमम क्वेश्चंस। भाई 100 क्वेश्चंस नहीं देने हैं, सामने वाले को ऐसा लगे कि यार मैं एग्जाम देने थोड़ी ना बैठा हूँ। सीधी सी बात है, आपको मिनिमम क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम आप लोग दोगे तो सफिशिएंट है, उसमें आपका डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। आपको वो मोर प्रिसाइसली पूछना है, तो आप लोग ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, तो आपका मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंक्वायरी। आपको ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस पूछते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके आउट ऑफ द बॉक्स एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, कोई एकदम मैजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ देना है कि इसमें कैसा होना चाहिए था या कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका इंक्वायरी चल रहा है, जो आपका रिसर्च टॉपिक चल रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछना है। सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। सिंपल लैंग्वेज एकदम सिंपल रखना है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना है, अंडरस्टैंडेबल, सामने वाले को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो। आप डबल वर्ड्स नहीं डालोगे कि आपके हिसाब से कुछ मीनिंग निकल रही है, सामने वाले के हिसाब से कुछ मीनिंग निकल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट लॉजिकल होना चाहिए कि आप लोग पहले पूछते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले पूछते हो कि हाउ मच यू हैव स्टडीड, हाँ, तो उसके बेसिस पे पूरा का पूरा उसमें कुछ होगा। सो हैव यू स्टडीड 12th, तो ये कोई लॉजिकल वे में क्वेश्चन नहीं है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन होना चाहिए। हर चीज़ का एक क्वेश्चन जो है पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उसके एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछना है आपको। तो आपको लॉजिकल अरेंजमेंट रखना है, एकदम सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट होना चाहिए। सेंसिटिव क्वेश्चंस टू बी अवॉइडेड। बहुत बार सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको नहीं पूछने हैं। पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो वो आपको नहीं पूछने। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, कोई मांगे मैक्स का सम उठा के नहीं दे देना है कि इसको सॉल्व करके दे, और जितना हो सके उतना कम कैलकुलेशन मतलब आप मंथली इनकम पूछ रहे हो, ठीक है, आप पर ईयर पूछ लो, सामने वाले को कैलकुलेट नहीं करनी पड़े। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि पर वीक की मेरे को आपकी इनकम बताओ, कैलकुलेशन करने नहीं पड़े उसको, तो आप सीधा सीधा पर ईयर का इनकम पूछ रहे हो, तो आप इनकम ईयरली इतना लिख लोगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। एंड द लास्ट वन इज द MCQs, that is multiple choice questions are more preferable even for the students also, even for the जो यूज़र्स है या जो रिसर्चर्स है। आप लोग भी ज़्यादातर वही सोचते हो, स्टूडेंट्स ज़्यादातर वो सोचते हैं यार MCQ क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हम पेपर दे रहे हैं तो हमारे को MCQ क्वेश्चंस होंगे ना तो हमको वो करने में बहुत मज़ा आता है, हमारे पास ऑप्शंस तो होते हैं, हमको खाली टिक करना है ना। और सामने वही इन्यूमरेटर्स जो होते हैं या वो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो अगर MCQ क्वेश्चंस के बेसिस पे देंगे तो यूज़र्स बहुत फटाफट फिलअप करके देंगे और बहुत ईजीली हो जाएगा उनके लिए। आप MCQs में कैसे भी कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस और मोर देन वन सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आपका रिसर्च है उसके बेसिस पे डिसाइड है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप जितना हो सके MCQs क्वेश्चन डालो, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हो, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो ये आपके है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर। अब ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसको ये एक बहुत फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आपका है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हमने प्राइमरी डेटा तो पढ़ लिया, खुद कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा के बेसिस पे हम लोग खुद जाके, चाहे वो डायरेक्ट इंक्वायरी हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चनर बेसिस पे हो, वो जाके डेटा खुद कलेक्ट हो रहा है। अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा मतलब सेकेंडरी डेटा आपको पता है जो पहले से ही कलेक्ट किया गया है और आप उसको रीयूज़ कर रहे हो। तो आपको कहाँ से सेकेंडरी डेटा मिलेगा, सेकेंडरी डेटा आप कहाँ, उसके कुछ सोर्सेज हैं, मतलब वो कहाँ से आपको रेडिली अवेलेबल मिलेगा, तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं।
आपका सेकेंडरी डेटा जो है वो आपको पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिकेशंस है वहाँ से आपको डायरेक्टली सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। जैसे हम लोगों ने अब वो पढ़ा था, सेंसस स्टडी होता है। सेंसस स्टडी वो कहाँ है, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस में ही रिकॉर्ड होता है ना। तो ऐसे कुछ भी आपको डेटा चाहिए तो वो आपके गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में से आपको रेडिली अवेलेबल मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कुछ पार्टली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, पार्टली सोसाइटी के लिए काम करते हैं, पार्टली खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो उनसे भी आपको उनका डेटा जो है वो मिल सकता है। उसके लिए आपको कुछ चार्ज फीस पे करनी पड़ती है या कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एंड दे आर गिविंग यू द डेटा फॉर दैट। तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गया। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेसिस पे वो लोग भी आप उनसे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो अगर आप ग्लोबली कुछ रिसर्च कर रहे हो तो। मतलब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल डेटा चाहिए, तो आप एक प्लेस पे जाओगे नहीं, आप डायरेक्टली उनसे डेटा कलेक्ट कर लोगे। सो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गया। देन रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स होती है, उसके बेसिस पे भी आपको डेटा कलेक्ट हो सकता है। पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमर्स, बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे टेक्सटाइल एसोसिएशन है या कोई और एसोसिएशंस है, मेडिकल एसोसिएशंस है, कोई भी एसोसिएशन है, वहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट किया हुआ रहता है कि कौन कौन से पर्सन्स है, क्या क्या डिटेल्स है, उनका क्या क्या मेन बिजनेस है एंड ऑल। वो आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स में भी आपको डेटा आता है। अगर स्टॉक मार्केट की प्राइस को आपको एनालाइज करना है या उसके बेसिस पे कुछ रिसर्च करना है कि स्टॉक मार्केट कौन सी कंपनीज है, कौन सा स्टॉक मार्केट अप्स एंड डाउन जा रहा है, तो वो तो आपको रिसर्च एंड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स में भी मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकल्स आती है। बहुत सारे आपके रिसर्च के टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका डेटा आपको न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स में भी मिल सकता है। तो आपके ये है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल जाता है। सेमी गवर्नमेंट जो पार्टली गवर्नमेंट है पार्टली प्राइवेट है। इंटरनेशनल जो IMF, WHO ये सब है। रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बिजनेस एंड कॉमर्स मतलब बिजनेस और इसके बेसिस पे जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स के बेसिस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें से आपको डेटा कलेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन दैट वाज न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स के बेसिस पे आपको डेटा कलेक्ट हो सकता है। सो दिस वाज सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि आप कहाँ से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो हेयर योर चैप्टर एंड्स। और आप अगर कुछ भी टॉपिक, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, यू कैन मेल अस ऑन sktuitionclasses66@gmail.com। और भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच एंड आई विश के एवरीवन इज़ टेकिंग अ प्रॉपर प्रिकॉशन ऑफ दिस सिचुएशन। जो अभी हम लोगों की टफ सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे हर एक जना अच्छे से अपनी और अपनी फैमिली की केयर कर रहा हो। आई होप एंड आई विश कि इस सिचुएशन से हम लोग बहुत जल्दी बाहर आ जाए। जो कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, दैट इज़ COVID-19, इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाए। एंड सब प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।